नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्रीय कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय, मसूर के मूल्य में 3100 रुपए की वृद्धि। तमिलनाडु सरकार ने भी इस केमिकल पर लिया फैसला, केंद्र भी कर चुका बैन, जाने क्या है नया नियम। अब पराली से बनेगा बायो बिटुमेन, जाने क्या है वो नई तकनीक जिसका गडकरी ने किया जिक्र। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट, एक क्लिक में मिलेगी सारी जानकारियां। बेस्ट एग्रोलाइफ की अनुषंगी कंपनी को फूफद रोधक समायन के लिए मिला पेटेंट। बरेली के किसानों के लिए अच्छी खबर, सुनकर दिल हो जाएगा खुश। पुणे में आईटीसी के प्रतिनिधि निखिल कातर ने बताया, ई चौपाल किसानों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। भारत कृषि सेवा ऐप के वैज्ञानिक धीरज ढिकाने का बयान, कहा ऐप पर फसल बुआई से लेकर कटाई तक सारी जानकारी दी जाती है। पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद के अभाव से वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा खतरे में, किसान। बढ़ेंगे खबरों की ओर। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्रीय कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विपणन सत्र 2023 और 24 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के तहत मसूर के मूल्य में 3100 रुपए की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार द्वारा हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट की बिक्री और उपयोग पर बैन लगाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। स्टालिन सरकार ने केंद्र के निर्णय पर अमल करते हुए तमिलनाडु में भी हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट की बिक्री में उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। खास बात यह है कि तमिलनाडु सरकार ने हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के उपयोग से मनुष्य और जानवर के स्वास्थ्य संबंधी खतरों और जोखिमों को देखते हुए ये फैसला लिया है। दरअसल हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का सबसे अधिक उपयोग सोयाबीन, फील्ड कॉर्न, चारागाह और घास में किया जाता है। नए नियमों के तहत ग्लाइफोसेट का उपयोग अब भारत में प्रतिबंध हो गया है। इसका उपयोग कीट नियंत्रण ऑपरेटरों के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि अगले 2-3 महीनों में एक नई तकनीक लाई जाएगी जिसमें ट्रैक्टर में मशीन लगाकर खेत में पराली का इस्तेमाल बायो बिटुमेन बनाने में किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि किसान अन्नदाता होने के साथ ऊर्जादाता भी बन सकते हैं, साथ ही वे बायो बिटुमेन बना सकते हैं जिसका उपयोग सड़क बनाने में किया जा सकता है। नितिन गडकरी ने कहा कि इसके लिए मैंने एक नई तकनीक की रूपरेखा पेश की है जिसे हमें 2 से 3 महीने में जारी करेंगे। ब्राजील के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ पर हर साल 5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में गन्ने की खेती की जाती है। खास बात यह है कि भारत में भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की खेती करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब यहाँ के किसानों को गन्ने से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार यही चाहती है कि यूपी के गन्ना किसान विदेश के फार्मर की तरह हाईटेक हो जाए। यही वजह है कि योगी सरकार ने किसानों को तकनीकी फ्रेंडली बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। कृषि रसायन कंपनी बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड की पूर्ण अनुषंगी सीडलिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टमाटर और अंगूर की फसलों पर लगने वाली फफूंद को रोकने वाले रसायन के लिए पेटेंट मिल गया है। बेस्ट एग्रोलाइफ ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि इसकी पूर्ण अनुषंगी इकाई को केमिकल को मिलाकर तैयार कवकंशी रसायन के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय से 20 साल का पेटेंट मिला है। कंपनी का दावा है कि यह रसायन फफूंद के कारण टमाटर में लगने वाले लेट ब्लाइट यानी झुलसा रोग और अंगूर की फसलों में होने वाली डाउनी मिल्ड्यू बीमारियों से निपटने के लिए काफी प्रभावी है। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विमल अलवादी ने कहा कि भारत में टमाटर और अंगूर की फसलों के महत्व को देखते हुए कवकनाशी रसायन के लिए पेटेंट मिलना महत्वपूर्ण है। यह न केवल कवक को फैलने से रोकने में मदद करता है बल्कि उपज को भी बढ़ाता है। बरेली जिले के 20,000 किसानों के लिए राहत की खबर है। उम्मीद है कि आज उनके खाते में करीब 20 करोड़ रुपए की धनराशि पहुंच जाएगी। पिछले माह बारिश से हुए नुकसान के कारण गए सर्वे के आधार पर किसानों को मुआवजे दिया जाएगा। दरअसल बीते माह जिले में कई दिनों तक लगातार बारिश से फसलों का नुकसान हुआ था। इसमें धान की फसल का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ था। नुकसान को देखते हुए सरकार ने सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने नुकसान का सर्वे करने को टीमें गठित की थी। गठित टीम में तहसील और कृषि विभाग के जिम्मेदारों को शामिल किया गया था। सर्वे में 33% से अधिक हुए नुकसान को मुआवजे की श्रेणी में सरकार ने रखा था। उसी आधार पर प्रशासन ने सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा देने की स्वीकृति हो गई है। भारत में बागवानी मूल्य श्रृंखला अवसर एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित कार्यक्रम में आईटीसी के प्रतिनिधि निखिल कातर ने बताया कि ई चौपाल के माध्यम से किसानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जहां किसान अपना उत्पाद बिना बिचौलियों के बेचते हैं।
महाराष्ट्र के भारत कृषि सेवा ऐप के वैज्ञानिक धीरज ढेकाने ने बताया कि इस ऐप पर फसल बुआई से लेकर कटाई तक सारी जानकारी दी जाती है। करीब 35 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने विश्व के प्रमुख नेताओं को सोमवार को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें सचेत किया गया कि यदि सरकार जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने के लिए कृषि को आवश्यक वित्तीय मदद नहीं देती है तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्र में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु वित्त पोषण पर चर्चा करेंगे। उत्सर्जन के लिए 34% जिम्मेदार होने के बावजूद खाद्य और कृषि की जलवायु वार्ता में अक्सर अनदेखी की जाती है। देश में ठंड की दस्तक होने के साथ ही मौसम का ट्रिपल अटैक जारी है। कई जगहों पर एक और जहां कोहरा छाया हुआ है तो वही दूसरी ओर बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। देश के पहाड़ी राज्य के कई हिस्सों में इन दिनों जहां बर्फबारी देखने को मिल रही है तो वही दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी है, जबकि दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम कोहरे की चादर साफ देखी जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सुबह और शाम जहाँ कोहरा देखने को मिल रही है तो वही अब यहाँ का मौसम पहले से ज्यादा सर्द हो गया है। हालांकि इसके साथ ही अच्छी खबर यह है कि अब यहाँ की हवा पहले से थोड़ी अच्छी हुई है। ऐसे में प्रदूषण की मात्रा कम होते ही 9 नवंबर से बंद स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी गई है। वही आज 8 नवंबर गुरु नानक जयंती के दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है। और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 भारत, नंबर 2 मिस्र, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 रूस। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।